हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कोई भी ऐसा टीचिंग का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। जीन पियाजे का किसी भी चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए हम यहाँ पर जीन पियाजे के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जो लोग पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इनकी थ्योरी में मेनली हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस को, प्लस कॉग्निटिव प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे, जैसे स्कीमा, एसिमिलेशन, एक्मोडेशन एंड एक्विलिब्रियम। लेकिन इसके डिस्कस करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में बता दें। इनकी लाइफ क्या थी। ये एक स्विस बायोलॉजिस्ट, फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट थे। बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए। 1896 में जैव मनोवैज्ञानिक थे। एपिस्टोमोलॉजी में इनका अच्छा प्रभाव था। एपिस्टोमोलॉजी मीन्स ज्ञान के सोर्सेस को जानना, ज्ञान के बारे में जानना, कैसी नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट होती है, इसे ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। तो बीइंग बायोलॉजिस्ट, क्योंकि ये जैव वैज्ञानिक भी थे, इतने सारे एस्पेक्ट्स ये जानते थे। बायोलॉजी भी जानते थे, फिलॉसफी भी जानते थे, साइकोलॉजी भी जानते थे, और इन्हें सोशल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जानते थे। तो इन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ऐड किया। डिफरेंट चीज़ों की एस्पेक्ट इन्हें पता थी। एनवायरनमेंट की एस्पेक्ट पता थी कि कैसे इन्वायरमेंट के साथ अडाप्ट किया जाता है। हेरिडिटी की एस्पेक्ट्स ये जानते थे कि हेरिडिटी आपके इंटेलिजेंस को, आपके कॉग्निशन को कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी कहा गया, क्योंकि इनकी जो रिसर्च थी वो इन्हीं के खुद के 3 बच्चों पर थी। इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज खुद करते हैं डिस्कवरी के द्वारा। और दूसरी बात, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में ये मानते हैं कि इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है। बच्चों को इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कहा है। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है। इन्होंने, जीन पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, क्योंकि बच्चे खुद के टीचर होते हैं, वो खुद ही नॉलेज गेन करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स ये क्या है। जीन पियाजे को कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया है, या फिर रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसे हम ये कह सकते हैं बेसिकली ऐसा व्यक्ति जो नॉलेज की कंस्ट्रक्शन में बिलीव करता हो, जो यूँ कहे कि नॉलेज जो है छोटी छोटी यूनिट्स के द्वारा कलेक्ट की जाती है, बनाई जाती है, खुद निर्माण की जाती है, कुछ टर्म्स के द्वारा बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स बहुत सारे लोग आते हैं इसमें, बहुत सारे। जैसे बायोगोत्स्की की बात करें तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जबकि जीन पियाजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो नेक्स्ट हम पिक्चर के थ्रू देखते हैं। यहाँ देखिए साइड में स्टोरी दी गई है, और यहाँ पर एसिमिलेशन, एक्विलिब्रिएशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम, एक्मोडेशन दिया है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा था कि कॉग्निशन क्या है, या फिर संज्ञान का विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट, ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें परसेप्शन, आपके थॉट्स, स्कीमा, जिसे समझना बहुत आवश्यक है। व्हाट इज स्कीमा? आपके ब्रेन में कुछ मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं, टॉपिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, छोटे छोटे रूट्स और इंफॉर्मेशन होते हैं आपके माइंड में। मीन्स हर एक चीज़ को लेकर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें स्कीम के तहत आप अपने नॉलेज को
डालते हो, फिर चेंज करते हो। तो मेंटल स्ट्रक्चर को यूँ कहें कि कोई भी चीज़ आपको दिखाई जाए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए, तो आपके दिमाग में एक स्कीमा है या सर्टेन सेटअप है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आप उसी तरीके से उसको देखते हो या विजुलाइज करते हो। अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर एसिमिलेशन की। तो एसिमिलेशन क्या है? तो ये मीन्स कहने का कि स्कीम कैसे बनती है, स्कीमास कैसे डेवलप होते हैं या अपडेट होते हैं। तो स्कीमा आपके माइंड में दो तरह से बनेंगे। बेसिकली प्रोसेस होती है एडॉप्टेशन की, यानी एसिमिलेशन कैसे बनता है? हमारे माइंड में पहले एडॉप्टेशन होता है, जो कि स्कीमा का प्रोसेस है। स्कीमा के लिए पहले एडॉप्टेशन होता है, फिर एसिमिलेशन और एक्मोडेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? एडॉप्टेशन प्रोसेस होती है। इसके दो प्रोसेस होते हैं, एडॉप्टेशन के भी दो प्रोसेस हैं, एसिमिलेशन, एक्मोडेशन। तो एक तरह से ये ब्रॉडर टर्म है। एसिमिलेशन और एक्मोडेशन के थ्रू ही स्कीमा अपडेट होते हैं। अब ये एसिमिलेशन के बीच में भी कई प्रोसेस आती हैं एक्मोडेशन तक जाने के लिए। इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो कोई भी कॉन्सेप्ट बताया जाता है तो बहुत ही ईजिली माइंड में रख लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो वो इसे एसिमिलेट कर लेता है। तो वह ये एसिमिलेट किया हुआ नॉलेज इक्विलिब्रियम में होता है। यानी कह सकते हैं कि जो उसने माइंड में सेटअप किया था वो स्टेट है, वहाँ बैलेंस की सिचुएशन होती है। मीन्स जो आप जानते हैं, जो आप देख रहे हैं, उसमें बैलेंस है, पॉजिटिविटी है, वही आपके माइंड में है जो दिख रहा है। तो दोनों सिमिलर है। इस कंडीशन में व्यक्ति इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन जो चीज़ आपके माइंड में है या मेंटल सेटअप आपका है, तो वो न्यू सिचुएशन को भी तो उसे फेस करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि जो आपने सोच रखा है वही हमेशा आपके सामने प्रेजेंट हो। तो जब आपके सामने न्यू सिचुएशन होती है, तो जो आपने मेंटल सेटअप किया है, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं होता है। वहाँ पर आप डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट पे होते हैं, यानी बैलेंस की कंडीशन में आप नहीं होते हैं। तो जब बैलेंस की कंडीशन में नहीं होते हैं, नई चीज़ें आती हैं, नई सिचुएशन आती हैं, तो इस तरह से क्या होती है, जो बैलेंस की कंडीशन समाप्त हो चुकी है, डिसबैलेंस स्थिति में हो, तो वहाँ पर कुछ नई नॉलेज आपको मिलती है। पुरानी नॉलेज में ऐड करते हो, और जब ऐड करने की कोशिश करते हो, यानी मैनिपुलेट करते हो या मॉडिफाई करते हो, तो यह प्रोसेस एक्मोडेशन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्कीमा में कुछ नई नॉलेज ऐड करते हो, एसिमिलेशन, जबकि पुरानी नॉलेज में या पुराने स्कीमा में कुछ चेंज करते हो, कुछ अपडेट करते हो, तो इसे एक्मोडेशन करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल की सहायता से हम एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चा है और उसकी मदर है। अब देखिए, बच्चे ने हमेशा बर्ड को उड़ते हुए देखा था, लिविंग थिंग। पहली बार, फॉर एग्जाम्पल, वो पहली बार उसने एरोप्लेन को देखा। अब यहाँ पर देखिए एसिमिलेशन की कंडीशन, बर्ड लिविंग थिंग है, उड़ रही है, और एरोप्लेन भी दूर से वो बर्ड के बराबर ही उसे दिख रहा है। उसने देखा और कहा, मामा देखो बर्ड जा रही है। वो बैलेंस की कंडीशन में, सिमुलेशन है उसे। लेकिन माँ ने कहा कि नहीं बेटा, ये बर्ड नहीं, एरोप्लेन है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ट्रैवल करती है। तो बच्चा कंफ्यूज हुआ। अब देखिए यहाँ पर एसिमिलेशन था उसका पहले,
लेकिन जब उसकी माँ ने कहा कि नहीं ये ट्रेवल करती है, नॉन लिविंग थिंग है, तब उसे लगा कि हो सकता है, यानी उसकी माँ कह रही है तो सही कह रही है, हो सकता है। और इस कंडीशन में वो डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट में जाता है और उसने माँ के द्वारा कही गई बातों को भी एक्सेप्ट किया और अपनी पुरानी स्कीमा में उसे ऐड किया। तो जब ये कंडीशन आती है तो इसे कहते हैं एक्मोडेशन, यानी बच्चे ने उसे एक्मोडेट, उसके स्कीमा में एसिमिलेशन होगा। अब उसने क्या किया, एक्मोडेशन करके उसे अपने माइंड में बैलेंस कर लिया। तो ये स्टोरी एक तरह से मैंने एक्सप्लेन किया आपको। तो इन शॉर्ट कोई भी नॉलेज अगर आपने फिट किया है तो ये एसिमिलेशन है, बट अगर आपने पुरानी नॉलेज में कुछ मॉडिफिकेशन या चेंज किया है तो इसे एक्मोडेशन कहेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ देखिए कुछ पिक्चर्स भी आपको हम शेयर कर रहे हैं। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 to 2 ईयर। अब देखिए इसे एक तरह से संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू लर्न करता है, यानी सेंसेस ऑफ टीचर्स, सेंसेस के थ्रू लर्न करता है। ये सेंसेस ही इनके टीचर होते हैं जो मोटर एक्टिविटीज़ कराते हैं। सेंसेस के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, यानी उसके अंदर दूसरा अपने सेंस और इन्वायरमेंट के थ्रू वह सीखता है। और रिफ्लेक्स एक्शन की बात जो मैंने की, रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स अनैच्छिक क्रियाएं जिस पर उसका कंट्रोल नहीं होता, जैसे पलकों का झपकना, ये तो सिंपल एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारी प्रतिक्रिया होती हैं जिस पर उसका कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है इमिटेटिव बिहेवियर, मीन्स नकल करना। बच्चे इस एज में दूसरों की नकल करते हैं और नकल करके ही वो खुद को टीच करते हैं, खुद के अंदर नॉलेज डेवलप करते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। यानी ये नेचुरल प्रोसेस है। वस्तु स्थायित्व, ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट हम कह सकते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। मीन्स आपने यदि कोई ऑब्जेक्ट बच्चे को दिखाया और फिर हटा दिया तो अब उसको याद नहीं है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने कोई टॉय या फ़ोन बच्चे के सामने रखा फिर उसे हटा दिया तो बच्चा रोएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जब वह एडजस्ट करने लगे, मीन्स हटा देने के बाद भी उसे याद रहे और वह रोए, जिद करे, तो इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहेंगे। तो मीन्स कहने का कि बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व आ गया है। आउट ऑफ साइड या आउट ऑफ माइंड वाली कहानी होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस के पहले तक। लेकिन जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है तो चाहे आउट ऑफ साइड हो या आउट ऑफ माइंड हो, वो ज़रूर उसके माइंड में होगा। तो ध्यान दीजिएगा 9 to 10 मंथ में ही ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जीन पियाजे की थ्योरी में किस स्टेज में स्टार्ट होता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में स्टार्ट होता है और ये 9 to 10 मंथ नियर अबाउट स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट है, ये देखिए कुछ पिक्चर शेयर कर दे रहे हैं हम। अब आइए नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये है 2 to 7 ईयर। ये ऑपरेशन क्या है, यानी आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ जो है उसे ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन की कमी होती है इसीलिए इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यानी यहाँ पर ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ट्रांजेक्टिव रीजनिंग होती है इस एज में। ये क्या होती है, इससे मीन्स बच्चा अपने आप ही रीज़न लगाता रहता है सिचुएशन को देखकर। ये उसके मेंटल लेवल पर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम रॉन्ग ही होती है क्योंकि बच्चा मैच्योर नहीं होता,
जैसे मून गोल है और बॉल भी गोल है, तो बॉल जैसा ही मून है, तो मून एक बॉल है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इस तरह से वो इलॉजिकल रीज़न देता है, जो भी उसके माइंड में आ रहा है उसकी रीजनिंग उसकी होने लगती है इस स्टेज में। क्योंकि रीज़न जो है बहुत ज़्यादा लॉजिक डेवलप नहीं होता है, इसलिए इस अवस्था को क्रूशल स्टेज कहा गया है। आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही क्रूशल स्टेज है या टिपिकल है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे पहले सोचते हैं, समझ बना लेते हैं, फिर भाषा का विकास करते हैं या लैंग्वेज डेवलप होती है। नेक्स्ट, बच्चे में रिवर्सिबल थॉट्स नहीं होते, इरिवर्सिबिलिटी आती है। मीन्स यदि आपने कहा कि 2 × 5 = 10, तो बच्चे ने एक सिंगल एस्पेक्ट्स को समझा। यदि आपने कहा 5 × 2, तो इसे वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सिंगल एस्पेक्ट उसने समझ लिया पहले, उसके माइंड में स्कीमा बन गया, अब उसको वो रिवर्स नहीं कर पाएगा। तो रिवर्सिबल एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता, एक ही प्री चाइल्डहुड की अवस्था भी कहते हैं। बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। सबसे बड़ी विशेषता है मैं के अलावा कुछ भी नहीं समझता। उसको लगता है सारी दुनिया उसी से शुरू होती है और ख़त्म होती है, दूसरे का स्थान नहीं होता है। एनिमिज्म क्या है? ये एनिमिज्म, यहाँ बच्चा नॉन लिविंग को भी लिविंग समझ बैठता है। यानी जब वह किसी भी एस्पेक्ट्स को समझ रहा होता है तो सिंगल एस्पेक्ट्स देखता है, तो स्वाभाविक है नॉन लिविंग को लिविंग समझेगा। यानी इस एज में बच्चे टॉय वगैरह खेलते हैं, डॉल वगैरह, तो उनकी डॉल को मार दीजिए तो बच्चे रोने लगते हैं, जैसे उन्हें ही मार दिया गया है या वाकई में किसी लिविंग थिंग को या किसी व्यक्ति को मारा गया हो, तो उन्हें तकलीफ़ होती है। डॉल अगर गिर गई, चोट लग गई, तो उन्हें लगता है अगर चोट लग गई, तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस एज को टॉयज भी कहते हैं। टॉयज इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर इस स्टेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि बच्चे हर चीज़ में खिलौने का रूप देखते हैं, यानी हर चीज़ को वो खेलने की दृष्टि से देखते हैं। पेन हो, कॉपी हो, खिलौने हो, जो भी हो। और कहा भी है कि खेल का मीन्स होता है आनंद की अनुभूति। तो बच्चे जब प्रसन्न होते हैं तो जो भी चीज़ पाते हैं उसी से खेलना, उनके लिए कोई विशेष बॉल की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, जो भी गिलास, चम्मच, कटोरी जो भी पाते हैं उसी से खेलना शुरू कर देते हैं। तो इसे कहते हैं टॉय एज। तो नेक्स्ट, इसको पिक्चर्स भी देखिए, आप यहाँ पर दिख रहा होगा कि पेन कॉपी लिया है, बच्चा लिख थोड़ी रहा है, इतना बड़ा बच्चा वो खेल रहा है, खिलौने से भी खेल सकता। 11 ईयर। ये बेसिकली इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कॉन्क्रीट मीन्स जो चीज़ उसके हाथ में है, जो आपके सामने हो, तो इन चीज़ों को वो ऑपरेशन कर लेता है, बट जिन्हें वो टच नहीं कर पाता, उसके आइडियाज़ दिए जाते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट का ऑपरेशन वो नहीं कर पाता। अभी लास्ट स्टेज में मैंने बताया कि बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग की कमी होती है, लेकिन ये कमी इस स्टेज में पूरी हो जाती है। और पूरी होती है, बट ऐसे ऑब्जेक्ट के प्रति जो दिखाई देता है, जो मूर्त हो, कॉन्क्रीट हो, वहाँ पर वो लॉजिक लगा लेता है। तो यानी जिसे देख रहा है, जिसे स्पर्श कर रहा है, तो उसके प्रति वो लॉजिक अप्लाई कर पाता है। रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है। अभी देखिए लास्ट स्टेज में रिवर्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। ट्रांजिटिविटी भी आ जाती है। तो जैसे जैसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है, उसमें मैच्योरेशन बढ़ती जाती है। ये ट्रांजिटिविटी का एग्जाम्पल क्या है कि जैसे ए बड़ा है बी से, बी छोटा है ए से, तो इस तरह से बना के दिखाने पर वो रिलेशन निकाल लेगा।
लेकिन अगर माइंड में ही इमेज बनाकर एक्सप्लेन करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉन्क्रीट ऑपरेशन ही पॉसिबल है। तो इसे ट्रांजिटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन का, यानी कि बच्चा जो है मल्टीपल एस्पेक्ट्स को समझने लगता है चीज़ों का। वो जो क्लासिफाई करेगा वो वास्तव में उसके सामने होती है, जो दिख रही है उसके बेसिस पर उसे क्लासिफाई कर लेता है। यानी कि जो मास है, जो एरिया है, जो वॉल्यूम है, बेसिकली कंजर्वेशन जिसे हम कह सकते हैं, शेप, साइज, वॉल्यूम या इन सब चीज़ों का भी डिफरेंस समझने लगता है और इन चीज़ों को क्लासिफाई करने लगता है। सीरिएशन मीन छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। असेंडिंग डिसेंडिंग भी करने लगता है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कंजर्वेशन का, मीन्स संरक्षण। बच्चे को ये पता लग जाता है कि आपने भले ही शेप या साइज चेंज किया हो किसी चीज़ का, तो शेप या साइज चेंज करने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती। तो इसे मास एरिया या वॉल्यूम कॉन्सेप्ट उसके अंदर डेवलप हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे को किसी ग्लास में कुछ दिया आपने और फिर उसी चीज़ को कटोरी में दिया, तो क्या होता है, यदि उसका पसंद का है या वह उसे लाइक करता है, तो जो चीज़ दिखने में बड़ी है उसी को ही बच्चा एक्सेप्ट करेगा। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 रुपये का एक सिक्का दिया जाए और 10 रुपये के एक एक के 10 सिक्के दिए जाएं, तो बच्चा जो ज़्यादा है यानी एक एक के 10 सिक्के वाला ही एक्सेप्ट करेगा। इसे प्री गैंग स्टेज भी कहते हैं, लेदर चाइल्डहुड भी कहा गया है। प्री गैंग स्टेज, यहाँ पर बच्चे ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, पर मैच्योर नहीं होते हैं, इसलिए वो परफेक्ट नहीं होते हैं। इसको कुछ पिक्चर्स भी आपको हम दिखा रहे हैं इस स्टेज की, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये है एडोलसेंस टू एडल्टहुड। अब देखिए इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे का टोटली फिज़िकल चेंजेस हो जाता है। वो हार्मोनल चेंजेस के कारण वो थोड़ा सा अपने तक ही सीमित डिस्टर्ब होता है, एक तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस में होता है। तो यहाँ पर भी बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है। तो फाइनली ये स्टेज होती है, इसमें अमूर्त विचारों की भी रीजनिंग करता है, यानी जो दिख रहा है उसकी तो कर ही रहा है, प्लस जो नहीं दिखाई रहा है उसको भी इमेज बनाकर या कल्पना करके करता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग भी डेवलप होती है इस स्टेज में, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। इसे गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा अपने ग्रुप में ही ज़्यादा रहना पसंद करता है, जबकि कॉन्क्रीट में कोशिश करता है, वहाँ पर कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो बेसिकली रहना ही पसंद करता है। जबकि नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे में डिडक्टिव रीजनिंग भी आ जाती है। मीन्स ये एक पॉइंट से, एक रूल्स से एग्जाम्पल ड्रा कर सकता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पॉइंट से, एक रूल से वो एग्जाम्पल ड्रा कर सकता है। बचपन में इंडक्टिव थिंकिंग तो होती है बट डिडक्टिव थिंकिंग नहीं होती है, लेकिन इस स्टेज में दोनों थिंकिंग आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि छोटी छोटी क्लासेस में बच्चों को इंडक्टिव मेथड यूज़ करना चाहिए, यानी कोई भी मैथ्स पढ़ा रहे हों, कोई भी चीज़, कोई क्रिएटिविटी करा रहे हों, तो वहाँ पर इंडक्टिव मेथड यूज़ करना चाहिए, डिडक्टिव नहीं। यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएं, जनरल टू स्पेसिफिक जाएं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, एडोलसेंस इगोसेंट्रिज्म मीन्स जो एडोलसेंस होते हैं वो बिल्कुल तनाव एवं तूफान की अवस्था में होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस में होते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, आइडेंटिटी क्राइसिस में होते हैं, अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ के प्रति वो सेंसिटिव रहते हैं, मीन्स उसे भी लगता है कि पूरी दुनिया मुझसे ही शुरू है और मुझ में ही समाप्त होती है।
थिंकिंग मीन्स बच्चा परिकल्पनाएं करने लगते हैं, डिडक्शन भी करते हैं, मीन्स रोल से जो एग्जाम्पल के बारे में भी समझने लगते हैं। देखिए यहाँ पर बट नेचुरल है कि बच्चे में हाइपोथेसिस भी डेवलप होगी और आइडेंटिटी क्राइसिस भी होगी। बच्चे में डिफरेंट टाइप्स के हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बच्चे अब एक रूट से हट करके वो अपने एरिया में रिजर्व हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि चूँकि एक स्ट्रक्चर उन्हें मिल जाता है, जेनेटिकल स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। यदि उन्हें परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं मिली तो वो बहुत ही प्रॉब्लम में होते हैं और टेंशनाइज्ड होते हैं। उन्हें लगता है कि मैं, और हम ये भी कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि अरे अब तुम इतने छोटे नहीं हो, यानी किसी चीज़ के लिए कहा जाता है कि तुम कर सकते हो, इतने छोटे नहीं हो। और जब वो सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करते हैं या सेल्फ डिसीज़न लेते हैं तब भी हम उन्हें टोकते हैं कि नहीं, इतने बड़े नहीं हो गए अभी कि आप अपने से डिसीज़न ले लो। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज से रिलेटेड कुछ हम आपको पिक्चर्स भी शेयर कर दे रहे हैं, ये देखिएगा। थैंक यू।